Hello students and welcome to your YouTube channel Bit2's Biology Standard 10th Subject Science Chapter number 8 How do organisms reproduce? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कैसे कर रहे हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं, ये सब कुछ जानने से पहले हमें ये जानना है कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कैसे कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? वाई, व्हाट इज़ द नीड, तो वो सब देखेंगे हम लोग ये पूरे लेक्चर के सीरीज़ में। ये पूरा चैप्टर का जब एक प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा, यू विल गेट टू नो एट द एंड ऑफ द वीडियो। इन टुडेज़ वीडियो द कंटेंट इज दिस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, भाई रिप्रोडक्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी। देन विल सी व्हाई डू द डीएनए नीड्स टू बी कॉपीड बिफोर द रिप्रोडक्शन एंड व्हाट विल हैपन इफ दैट डजंट टेक प्लेस एट ऑल। फिर हम लोग देखेंगे इज द न्यू डीएनए सिमिलर और आइडेंटिकल, राइट? सिमिलरिटी और आइडेंटिकल जो दो प्रॉपर्टी है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। देन विल सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन एंड एट लास्ट विल सी द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। सो रिप्रोडक्शन को हम कह सकते हैं गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स sexually or asexually which are similar, ठीक है, सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट बॉडी से, which are similar to पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे सिमिलर होंगे कौन? जो भी रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जहाँ पे नए नए इंडिविजुअल आते हैं पुराने लिविंग बीइंग्स से। जैसे कुछ इंसान मिलके नए इंसान बना सकते हैं, एक जनरली कपल, फर्टाइल कपल बना सकता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये हो जाता है कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, अपने जैसे नए को लाना। या फिर अगर दो वर्ड में मुझे बताना हो रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स टू प्रोड्यूस, बात खत्म, ठीक है। टू प्रोड्यूस यानी अपने जैसे एक और लाएंगे, टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हमको करना क्यों रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड? अब देखो रिप्रोडक्शन मैंडेटरी तो नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी माने कंपलसरी तो है ही नहीं, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो आप मर ही जाओगे। सो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो क्या होता। सिंपल सी बात है, मैं भी नहीं होता, तुम भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता, ठीक है। बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूइंग द स्पीशीज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। किसी भी लाइफ फॉर्म को कंटिन्यू करवाना है अर्थ के ऊपर, यानी आगे चलकर 200 साल बाद, 300 साल बाद भी इंसान रहने चाहिए। वो कैसे होगा? रिप्रोडक्शन की वजह से होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वाई के बाजू में कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या, कंपलसरी तो है ही नहीं आपका रिप्रोडक्शन। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ओहो मैं तो मर गया, नेवर, बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जनरल लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपको तो करने ही करने हैं। अब बिना उन लाइफ प्रोसेस के आप डेफिनेटली मर जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। बिना रेस्पिरेशन के ये सब के आप मर सकते हो, आई एग्री। लेकिन बिना रिप्रोडक्शन के भी आप जिंदा रह ही लोगे, वो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। बट फिर भी रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? टू कंटिन्यू द स्पीशीज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हम कह सकते हैं टू कंटिन्यू द स्पीशीज ऑन द अर्थ, ठीक है। या तो फिर कंटिन्यू द, नीचे लिख रहा हूँ, लाइफ ऑफ द स्पीशीज, राइट, लाइफ ऑफ द स्पीशीज। यानी किसी भी स्पीशीज की लाइफ फॉर्म को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज हम इंसान हैं और आज की तारीख में हम लोग रिप्रोडक्शन करना एकदम ही बंद कर देते हैं। अब छोटे से छोटा बच्चा कितने दिन का हुआ होगा, मान लीजिए 1 सेकेंड, है ना। इंडिया में हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ बच्चा पैदा होता रहता है, ठीक है, बहुत टाइम अपने पास। तो 1 सेकेंड, मान लीजिए एक बच्चा अभी जस्ट डिलीवर हुआ है, उसकी उम्र है 1 सेकेंड, तो आज से मैक्सिमम कितना ही जी लेगा? चलो भाई बहुत हाइपोथेटिकली भी 150 ईयर्स, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 साल बाद ह्यूमन की जो पूरी की पूरी स्पीशीज है वो गायब हो सकती है अर्थ के ऊपर से, है ना। अगर आज से हमने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो, राइट। तो जो 1 सेकेंड वाला बच्चा है वो मैक्सिमम 200 साल जी लेगा, हाइपोथेटिकल, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल। कोई वरदान मिल गया, आराम से जी रहा, पोल्यूशन वोल्यूशन सब खत्म हो जाता फिर भी, ठीक है, मैक्सिमम 200 साल। उसके बाद तो ह्यूमन स्पीशीज खत्म, टाटा गुड बाय, गया अर्थ के ऊपर से, अब है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने हमारी तरह नए तो मैन्युफैक्चर ही नहीं किए, बनाया ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? अंडरस्टूड? दैट इज वाई टू मेंटेन द स्पीशीज ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ। कोई भी स्पीशीज आपको इतना ज़्यादा कैसे दिखता है? इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे इंसान, सारे एक जैसे बॉडी डिजाइन और फंक्शंस में, ये सारे कैसा पॉसिबल है? हाउ कैन यू नोटिस दिस स्पीशीज दैट दे एग्जिस्ट? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। तो आपको आई होप वाई का जवाब तो मिल ही गया होगा कि रिप्रोडक्शन करना क्यों है, ठीक है।
Alright, moving towards the next topic, do organisms produce or create exact same copies? तो क्या ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह एग्जैक्ट कॉपी यानी जेरोक्स कॉपी छाप रहे हैं, हाँ या ना? तो उसका आंसर भी पता चलेगा थोड़ी ही देर में। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटी तभी शो करेगा जब उनकी ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन सेम होगी। जैसे इंसान की तरह दिखता है, तो क्यों? क्योंकि दोनों का बॉडी डिज़ाइन सेम है, स्केलेटन सिस्टम सेम है, नंबर ऑफ बोन्स सेम है, राइट? और ऐसे बहुत सारे मस्कुलर ऑर्गन्स भी सेम है। इसीलिए जब हम कॉमन बॉडी डिज़ाइन शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे की तरह दिखेंगे। जैसे अब ओके ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो सर कहाँ सेम दिखते हैं, मैं तो अपने मम्मी और पापा के दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकता हूँ, या फिर मेरे पापा और चाचा के बीच में डिफरेंस बता सकता हूँ कि दोनों अलग अलग इंसान हैं, कौन क्या है आप पहचान भी जाते हो तुरंत। तो मैं उस सिमिलैरिटी की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लो अगर मैं 1000 वाइट कलर के कुत्ते आपके सामने रख दूँ, सारे के सारे वाइट कलर, ठीक है, और आपको बोलूँ कि 5 जनों का नाम दे दो चुन के, तो आपने नाम दे दिए और फिर उनको उस 1000 के झुंड में वापस छोड़ दूँ, तो पहचान पाओगे तुम्हारा वाला कौन सा था? नहीं पहचान पाओगे, बिकॉज सारे के सारे वाइट हैं। और अगर पैचेस है तो सभी पे है, फिर कैसे पहचानोगे? अब समझ में आया? तो वैसे कुत्तों के लिए अगर हम सारे इंसान साथ में खड़े हो जाए, उसको थोड़ी पता है तुम्हारा पापा कौन, तुम्हारा चाचा कौन, उसके लिए तो है सारे इंसान, समझ रहे हो? बस, राइट? तो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर क्योंकि बॉडी डिजाइन सिमिलर। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? आपने 9th में पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब हमारे पूरे बॉडी का ब्लूप्रिंट उसके पास रेडी है बॉस। किसके पास? डीएनए के पास। डीएनए इटसेल्फ इज आवर व्हाट? ब्लूप्रिंट। पूरा का पूरा सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में ही स्टोर होता है। डीएनए का फुल फॉर्म तो वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें से एक ऑक्सीजन उड़ा दो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही बात है, बिल्कुल। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के पास हमारा जो है पूरा का पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम्स क्या करता है? व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल को डिवाइड होना है, देखो हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल, और एक होता है सेक्स सेल्स। रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स काम आते हैं, ठीक है। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन था तो मैंने बता दिया। अब देखो जब सेक्स सेल्स डिवाइड होने वाला होगा तो उसका पूरा का पूरा सेल डिवाइड होने से पहले, पूरा सेल डिवाइड होने से पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना चाहिए, राइट? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब ना सेल डिवाइड होगा, राइट? तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए के अंदर होगा जीन विच इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? ये सारी बातें हम 9th चैप्टर में करेंगे, डोंट वरी। तो अब मान लीजिए कि ये मेरा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड उसका, और आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये डबल स्ट्रैंड, ठीक है, 2 स्ट्रैंड मैंने बना दिए। ये अगर थोड़ा लाइट है तो लेट मी जस्ट डार्कन इट, ओके। फिर अब इसका हूबहू एक कॉपी में बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा सेल बनाएगा इसको बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग, और वी कैन से डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो ऐसे दूसरा डीएनए बन गया, दोनों एग्जैक्ट सेम कॉपीज हैं एक दूसरे के, जस्ट सपोज दैट, ठीक है। होता ही है, तो ये पेरेंट है और ये जो नया वाला आया है उसको हम डॉटर ले लेते हैं, चलो ठीक है। जो ये ओरिजिनल कॉपी, ये डुप्लीकेटेड कॉपी। तो जैसे ही डुप्लीकेटेड कॉपी बन गई तो क्या दोनों अलग अलग हो जाएंगे? क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ ये देखा है जैसे ही नया कॉपी बनता है वो निकल जाएगा। तो नहीं, ऐसे नहीं निकल सकता, इतना भी आसान नहीं है। तुमको क्या लगा डीएनए कॉपी हो गया तो निकल लोगे? ना 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 ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप एन एडिशनल सेल्यूलर अपैरेटस। भारी शब्द, समझ गया मैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ लिखा है अपैरेटस, सेलुलर अपैरेटस। तो जब तक डीएनए का कॉपी होने के बाद एक अपैरेटस नहीं बन जाता, अपैरेटस का मतलब होता है मशीनरी, यानी आपके पूरे सेल में जो कुछ भी है, गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है आपका लाइसोसोम, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, ईच एंड एवरीथिंग, साइटोप्लाज्म, सब कुछ जितना भी आपके सेल के अंदर है वो पूरा का पूरा, जब कुछ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो जाता तब तक ये पूरा का पूरा सेल डिवाइड भी नहीं होगा। जस्ट इमेजिन दिस इज योर सेल, ये आपका सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब इसको डिवीजन करना है, राइट? कैसे डिवीजन करेगा? सबसे पहले ये लोग थोड़ा सा पोलराइज होके पोलर एंड्स पे जाएंगे। यहाँ पे जस्ट आपका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, यहाँ से वो डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड एग्जैक्टली हो नहीं जाएगा। दिस इज जस्ट द प्लेन ऑफ डिवीजन। तब तक इसके पास मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये फिर फूड वैक्यूल है, ये लाइसोसोम है, ऐसा कुछ कुछ भी है, तो वो सब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सपोज, ठीक है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या हुआ, पहले एक ही था, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस, सब कुछ एक, अब सब कुछ डबल हो चुका है। सो द सेलुलर अपैरेटस इज डबल, दिस इज ऑल्सो डबल, न्यूक्लियस भी ऑलमोस्ट डबल होने के लिए रेडी है। आफ्टर दिस स्टेज ओनली the 2 individual cells will come into existence with their own cellular apparatus and their own DNA, right? अब इसके अंदर इसका खुद, मान लीजिए यहाँ पे इसका DNA था,
यहाँ पे भी डीएनए ऑलमोस्ट डिवाइड होने के लिए रेडी थे। अब सभी का डीएनए अपने अपने पास आ चुका है, राइट। इंडिविजुअल सेल्स आर हैविंग इंडिविजुअल डीएनए अलॉन्ग विद देयर इंडिविजुअल अपैरेटस। सेलुलर अपैरेटस भी पूरा का पूरा डेवलप्ड है, जो भी पेरेंट सेल के पास था सब कुछ अब डॉटर सेल्स के पास रेडी है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रोसेस and this is why DNA copying is very very important. DNA copying is accompanied by the creation of additional cellular apparatus. Additional इसीलिए कहा गया, एक सेल का apparatus तो आपके पास ऑलरेडी था, दूसरा apparatus यहाँ पे आपने बना लिया डुप्लीकेशन करके, और DNA का भी कॉपिंग हो गया। आफ्टर दैट ओनली दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स वॉज पॉसिबल। तो ये रहा आपका DNA कॉपिंग और ये रहा आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। अब दिक्कत कहाँ होती है? whenever the DNA is copied, it is not exact copy. It is similar but not exact. Why not exact? Because जब भी DNA कॉपी हो रहा था कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ एरर हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बदल गए, सीक्वेंस कुछ बदल गया, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो जिसके पास DNA है दैट विल इंड्यूस सम मैसेज, इट विल सेंड सम मैसेज फॉर द प्रोटीन बिल्डिंग। प्रोटीन का क्रिएशन वही मैसेज भेज के ही करता है, ठीक है। मान लीजिए उस मैसेज भेजने में कुछ भी दिक्कत हो गया, नेटवर्क एरर कुछ भी आया, राइट, तो जो डीएनए कॉपिंग का प्रोसीजर है दैट कैन ऑल्टर एंड इट विल लीड टू सम चेंज। अब ये जो एरर आ गया इसमें, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एरर इन डीएनए कॉपिंग। एरर इन डीएनए कॉपिंग। नाउ दिस एरर कैन बी लार्जर और स्मॉलर। एरर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होगा, लेकिन हमारे बॉडी का कुछ मैकेनिज्म है कि एरर होते ही ऐसा नहीं कि वो लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। नो, सम ऑफ द एंजाइम्स विल कम एंड हील योर डीएनए, या फिर रेक्टिफाई करेंगे एरर का। लेकिन पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं बन सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके हाथों में कांच का कोई ग्लास है, कोई बर्तन है, आपने उसको छोड़ दिया नीचे, टूट जाएगा, वेरी ऑब्वियस। टूट गया अगर, तो फिर क्या होगा? सारे कांच अलग अलग हो गए। अब आप उसको चाहे मर्जी जितना भी फेविकॉल या कुछ भी लगा लो, पूरा का पूरा जुड़ने वाला तो है नहीं फिर से। अगर जोड़ भी लिया, सपोज के मान लो कांच के 3 या 4 टुकड़े हुए, आपने चारों टुकड़े पूरे शीशे के वापस से लगा दिए एज इट इज़, क्रैक तो तब भी रह ही जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? बस वही वैसे ही डीएनए कॉपी जब होगा, तुम कितना भी एरर को रेक्टिफाई कर लो, देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट वेयर चेंज विल अकर ड्यू टू द एरर इन डीएनए। अब जबकि एरर हो गया है तो चेंज आएगा, और उसी चेंज का नाम है वेरिएशन। अंडरस्टूड? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन डीएनए कॉपी क्रिएट अ सिमिलर बॉडी डिजाइन, आंसर इज यस इट कैन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन डीएनए कॉपिंग लीड टू द क्रिएशन ऑफ आइडेंटिकल बॉडी डिजाइन, तो आंसर इज अ बिग बिग नो। वाई? आइडेंटिकल मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। देखो 1 इज इक्वल टू 1, ये हुआ मेरा आइडेंटिकल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन 1 इज इक्वल टू ये वाला 1, अब ये सेम तो है, वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुआ, सिमिलर, लेकिन अपीयरेंस में अलग अलग हो गए। दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी एंड आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी जो मैं आपको पहले बोल रहा था। अंडरस्टूड? ये दोनों आइडेंटिकल है, सही बात है, ये दोनों सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम हमारे माता या पिता की तरह दिखते भी हैं, उनके तरह कुछ नेचर भी और बिहेवियर भी है हमारा, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते। उसे फिल्मों में होता है, बाहुबली और सूर्यवंशम जैसे पिक्चरों में, कि भाई उसका बेटा एग्जैक्टली उसकी तरह दिखता है और विलन की देख के तो फटी जाती है ना। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम ऑफ द चेंज इन डीएनए कॉपिंग, और उसी चेंज की वजह से हमारे बॉडी में आ जाएगा वेरिएशन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के भाई क्या है, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस, क्यों इतना ज़्यादा वेरिएशन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, बड़े बुजुर्गों ने हमसे कहा था कि जो वक्त के साथ नहीं बदला वो गया, है ना। वक्त के साथ इंसानों को बदलना पड़ता है। तो उसका अगर हम थोड़ा सा लिटरल मीनिंग ले ले तो भाई ओवर द टाइम देयर आर मैनी चेंजेस हैपनिंग अराउंड द अर्थ और अराउंड योर क्लाइमेट, वेदर वट एवर इट इज़, दैट विल डेफिनेटली कंपल्स यू टू चेंज योर सेल्फ। वो आपको कंपेल कर ही देगा कि भाई कंपल्शन है वो, कि आपको चेंज होना ही पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आप चेंज नहीं होते, आइदर यू डाई और यू वोंट बी इन योर एब्सोल्यूट फिटनेस, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा साइंटिफिक वे में, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निक्स, इसको निक्स बोलना है, नीचे या नाइची नहीं, ठीक है, निक्स, दे फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निक्स इन द इकोसिस्टम। सी, इकोसिस्टम का मतलब होता है अ डिफाइंड प्लेस और अ स्पेसिफाइड प्लेस वेयर बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग थिंग्स
इंटरैक्ट विथ नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक फैक्टर, राइट। तो ऐसी जगह जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके रहते हैं, इससे दोनों का सर्वाइवल हो सकता है। दोनों का तो नहीं कहूँगा मैं, लिविंग थिंग्स का ही सर्वाइवल होता है, बट नॉन लिविंग थिंग आर एसेंशियल फॉर देम। जैसे कि आप अभी घर में बैठे हो, ठीक है, ये फ़ोन आपका जिसमें आप मुझे देख रहे हो, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन आपके काम आ रहा है, बहुत अच्छा। आपके सर के ऊपर पंखा जो है, राइट, घूम रहा है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन आपके काम आ रहा है, वो भी अच्छा है, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस which interact with us, those are at that place, that definite place is known as ecosystem, ठीक है। तो उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसे आपका रूम एक इकोसिस्टम है, किसी के लिए जंगल एक इकोसिस्टम है, राइट। तो ये सब अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। सो population of organism fill the nicks and in the ecosystem using their ability to reproduce. Ability to reproduce का मतलब reproductive fitness कितना है उनका। And when I mean fitness, I don't mean the time period or the stamina. No, the real sense of reproductive fitness is कि with the given condition population कितना ज़्यादा stable है। population का stable होने का मतलब ये कि क्या आपका population continuously rise कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। ह्यूमन population की बात कर लो, इंडिया में तो बहुत rise कर रहा है। क्या आपका population decline हो रहा है, कम हो रहा है? जी हाँ, होता भी है। बहुत सारे स्पीशीज के साथ देखा गया जो है एक्सटिंक्ट हो गए बाद में जाके, वाइट राइनोसोरस, राइट, डोडो बर्ड, ये सभी लोग का पॉपुलेशन धीरे 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 कम हो और फिर खत्म हो गए, ठीक है। या तो फिर आपका पॉपुलेशन स्टेबल है, यानी बैलेंस्ड कंडीशन में है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या वो फीड करने के लिए इनफ है पॉपुलेशन को, तो वो स्टेबल है। अगर इनफ नहीं है, ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो फिर वो राइजिंग पॉपुलेशन है, जो चिंता का विषय है। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन कम है, तो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट होने हैं। ये सारी बातें होती हैं, राइट। तो यू माइट हैव अंडरस्टूड द पॉपुलेशन क्राइटेरिया डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये मैंने आपको बता दिया, रिप्रोडक्शन का रेट अगर बढ़ेगा तो भाई पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन अगर कम होता है तो पॉपुलेशन भी कम होगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट कैन चेंज। ओके, नेक्स्ट का मतलब होता है आपका आजू बाजू का एनवायरनमेंट जहाँ पे अपने रहते हैं, ये चेंज हो सकता है डेफिनेटली। ये किसी भी स्पीशीज़ के हाथ में तो है नहीं। जैसे अर्थ का टेम्परेचर कैन गो अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, कुछ भी हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अपने देख ही रहे हैं, तो ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का अगर बढ़ रहा है तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को दिक्कत हो जाती है जिंदा रहने में, राइट। वाटर लेवल्स कैन वेरी, ऑब्वियसली सी लेवल कभी राइज हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है, उससे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को खतरा है, हमें भी खतरा है। म्यूटेराइट हिट्स, लो जी कर लो बात। 2020 में अगर कुछ मैंने नहीं देखा है तो यही है, बाकी सब तो देख ही लिया था। म्यूटेराइट हिट्स यानी क्या, स्पेस से कुछ एक बड़ा सा गोला आके अर्थ को स्ट्राइक कर दिया और ख़त्म, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का यही मानना है कि डायनासोर्स ऐसे ही खत्म हुए थे, ठीक है। तो जब जब नेचर के साथ किसी ने उंगली की है, नेचर ने बदला लिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने देख ही लिया कोरोना के एग्जाम्पल से। ओके, इफ नेक्स्ट अंडरगो ड्रास्टिक चेंज देन द पॉपुलेशन कैन बी वाइप्ड आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि भाई अगर नेक्स्ट के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज होता है, ड्रास्टिक मतलब क्या, बहुत ही बड़ा, ऑन अ बिग स्केल, राइट, ऑन अ बिग स्केल। जैसे एकदम से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है, राइट, कुछ स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड में, और वो ड्रास्टिक चेंज अपने अडॉप्ट भी नहीं कर पाए, इससे पहले कि तुम समझ पाते कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, वो हो गया, एंड एट दैट टाइम द एंटायर पॉपुलेशन कैन बी वाइप्ड आउट। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। सपोज ये एक एरिया है और इसके अंदर मेरे छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब मैं उसी बैक्टीरिया के आजू बाजू मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया नियरली 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से 90 या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर ही जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि अब खाली इतने बैक्टीरिया बचे मेरे, बाकी सारे मर गए, 3 बचे, ठीक है। अब कितने मरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने बचे वो इंपॉर्टेंट है। 3 बैक्टीरिया मेरे बच रहे हैं, यानी ये बैक्टीरिया आगे जाके अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी फिर से बना लेंगे। कॉलोनी मतलब होता है सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म जहाँ बहुत ज़्यादा रहने लगे, उसे हम कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में। तो अब यहाँ पे देखो बैक्टीरिया बहुत सारे थे, 37 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर था, मैंने सडन इंक्रीज कर दिया, मोस्ट ऑफ तो मर ही गए लेकिन कुछ कुछ बच भी गए। यानी क्या, इन्होंने वेरिएशन लाया अपने बॉडी में। यही तो आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। देख लो जिंदा बच गया कि नहीं, ठीक है। तो वेरिएशन मतलब होता है चेंज। तो इन द गिवन टाइम पीरियड, if your body is going to change, if your body is going to accumulate the change, then that body can actually survive the change। और अगर वो सर्वाइवल हो जाता है तो वेरिएशन बहुत अच्छी चीज़ है, और वेरिएशन से आपका जो रिजल्ट है वो ये रहा कि पॉपुलेशन बच जाएगा। नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू नोटिस।
ये जो वेरिएशन है दिस इज एप्लीकेबल फॉर द होल स्पीशीज, या तो हम बोलेंगे इट इज बेनिफिशियल फॉर द होल स्पीशीज नॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यानी वेरिएशन से केवल एक बैक्टीरिया का फायदा होगा, अगर ये सोच के वेरिएशन कर रहा है तो गलत है, कतई गलत है, ऐसा नहीं हो रहा। वेरिएशन से पूरे स्पीशीज का फायदा होना चाहिए तो हम उसको बोलेंगे यस वेरिएशन वाज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज। सपोज कोई एक जहरीला खाना बन रहा है, ठीक है, मेरे को मालूम है और बन रहा है, बस समझ लो, और हमारा पॉपुलेशन 50 जनों का है, हम 50 के 50 चले गए खाने के लिए, राइट। अब उसमें मान लो 50 में से 25 लड़कियां थी, 25 लड़के थे, ठीक है। अब ये सब चले गए और खाना खा लिया, सारे मर गए, मैं अकेला बच गया। यानी क्या, मेरे अंदर क्या हो गया, वेरिएशन। अब एक भी फीमेल नहीं बची, एक भी लड़की नहीं बची कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो के आगे का जनरेशन आए, पूरा ह्यूमन का पॉपुलेशन में फिर से 50 जनों का बना सकूँ, वो स्कोप ही खत्म हो गया, बिकॉज आई एम दी ओनली वन हु सर्वाइव्ड दैट चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेरिएशन का कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। 50 में से 49 तो मर गए, मैं अकेला क्या ही कर लूंगा वहां पे जिंदा रह के, समझ रहे हो। तो इंडिविजुअल को वेरिएशन से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो वेरिएशन मेरे साथ साथ 4-5 लोगों को और हो जाता तो हम लोग फिर से 5 के 50 हो सकते थे, ठीक है। टाइम लगता लेकिन हो जाते, सपोज अगर ऐसा कुछ होता तो, राइट, यू आर गेटिंग इट। तो वेरिएशन जो है पूरे स्पीशीज को फायदा कराता है। उसी तरह से यहाँ पे तुमने एग्जांपल देखा, बैक्टीरिया मर गए, 3 बचे, अब ये 3 मिलके आगे 300 और बना लेंगे, बैक्टीरिया को बहुत टाइम नहीं लगता, राइट। सो ये पूरा का पूरा स्पीशीज अब बच गया, व्हाई, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। So variation is beneficial for species, not individual. Remember that. Last point is variation is essential for survival of species over the time. यानी बदलते वक्त के साथ, बदलते मौसम के साथ वेरिएशन ही वो फैक्टर है जो हमें जिंदा रखता है। किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर अगर वेरिएशन नहीं आता है, डीएनए जो कॉपी, पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि डीएनए कॉपी हो रहा था, राइट, डीएनए कॉपिंग, उसमें एरर आ रहा है, दैट एरर विल लीड टू वेरिएशन। और उसी वेरिएशन का रिजल्ट है कि आज हम लोग इतने एडाप्टिव हैं, हाईली एडाप्टिव, कोई भी सडन चेंज होता है अपने मर नहीं जाते, वी डू सर्वाइव those changes and this is all due to variation। तो सारी कृपा किसकी है, वेरिएशन की है। and because of this evolution will also take place, so variation is the basis of evolution, understood। types of reproduction, ठीक है, हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशन किसे कहते हैं और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप कौन से हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट 2 ही टाइप होता है, एक होता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों का मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा, पहले इसके और सब टाइप्स देख लेते हैं। एसेक्सुअल के बहुत सारे सब टाइप्स हैं। पहला है आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। दूसरा है अपना स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस, वेरी सिंपल। उसके बाद आता है बडिंग, राइट। आफ्टर दैट इट इज रीजनरेशन, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। एक और बाकी रह गया फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, एज सिंपल एज दैट। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसा कि है कटिंग, फिर एक है लेयरिंग, एक और है ग्राफ्टिंग, राइट। सो ऐसा कुछ दिखता है आपका रिप्रोडक्शन का चार्ट, ठीक है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल का। अब हमें ये भी डिसाइड करना है कि भाई किस क्राइटेरिया पे हमने क्या डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहला देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल सेक्सुअल को कौन से बेसिस पे हमने अलग किया है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्राइटेरिया लगा देते हैं दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये क्या हुआ, तो आप वीडियो के शुरुआत में याद करो कि मैंने आपको एक बात कही थी। क्या बात कही थी, बात ये कही थी कि बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल्स यानी जो नॉर्मल सेल, और एक होता है सेक्सुअल सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। कही थी कि नहीं कही थी, बस ये गैमेट्स वही है। गैमेट का मतलब होता है सेक्सुअल सेल, यहाँ लिखा गया फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है मिलना, तो एक मेल का सेक्स सेल और एक फीमेल बॉडी का सेक्स सेल जब मिलेंगे यानी फ्यूज होंगे, तो उस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जहाँ जहाँ पे टेक प्लेस होगा उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्यूजन ऑफ गैमेट का रिजल्ट जनरली होता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी। किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का पहला सेल क्या बनता है, जाइगोट। इट इज नॉट जाइगोटे और जाइगोटी, नथिंग लाइक दैट, जाइगोट है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी मेल एंड फीमेल सेक्सुअल सेल्स, जो सेक्स सेल्स उनके या फिर जर्म सेल्स हम कहते हैं, वो फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर नहीं हो रहा है तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एज सिंपल एज दैट। फिर ए सेक्सुअल को हमने डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंटेशन,
स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन, फिजन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमने किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया? इस बेसिस पे कि कौन से पार्ट से, बॉडी के कौन से ऑर्गन से या फिर कौन से पार्ट से या फिर किस तरीके से वो नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है, और सभी के एग्जांपल्स भी अलग अलग है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द बेसिस फॉर दिस वन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। नाउ दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, किस मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज के पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट बॉडी, है ना, जो ऑलरेडी पेरेंट का बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से जब नए बॉडी आएंगे उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। करना क्यों है? टू मेंटेन द लाइफ ऑफ द एंटायर स्पीशीज ऑन द अर्थ, इसीलिए करना है। फिर हमने कहा कि वेरिएशन, ओहो ये कहाँ से आ रहा है? तो डीएनए का कॉपी हो रहा है ना। डीएनए कॉपिंग इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए इज डुप्लीकेटेड along with the cellular apparatus. An additional apparatus has to be generated if the cell is to be divided, right? तो पहले वो डिवाइड होगा, फिर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो डिवाइड होगा, मैसेज भेजेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन अगर सही सही बन रहा है तो बॉडी डिजाइन विल रिमेन सिमिलर। अगर सही सही नहीं बन रहा है, ड्रास्टिक चेंज हो गया, देन द सेल विल डाई। सेल हैज़ टू डाई। अगर कोई खतरनाक ड्रास्टिक चेंज हो जाता है ना थोड़े से टाइम में, सो द सेल विल इवेंचुअली डाई, बिकॉज सेल को नहीं पता था कि इस एनवायरमेंट में इतना ड्रास्टिक चेंज मेरे किसी काम का है कि नहीं है, सो इट विल डाई, राइट, इफ द प्रोटीन इज डिफरेंट। तो प्रोटीन अगर सेम है तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। फिर एक सवाल आया, डू आवर डीएनए क्रिएट इट्स ओन एग्जैक्ट कॉपीज? आइडेंटिकल कॉपी बना रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं? सिमिलर कॉपी है, बट क्योंकि हर एक डीएनए कॉपिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसी एरर का रिजल्ट है कि चेंज आता है। चेंज आता है तो वेरिएशन कहलाता है, एंड दैट वेरिएशन लीड्स टू सम ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एज कम्पेयर टू द पेरेंट। यानी पूरा एकदम आइडेंटिकल तो नहीं है, इसीलिए हम सब अलग अलग दिखते हैं। सिंपल। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्यों है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी फॉर सर्वाइवल ओवर द टाइम, है ना, एंड वेरिएशन इज हेल्पफुल फॉर द एंटायर स्पीशीज, नॉट एन इंडिविजुअल। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। फिर लास्ट में हम लोग देते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज मैनी कैटेगरीज। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इन डिटेल अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिट्टूज बायोलॉजी भैया पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, बस सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।